हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है OHC 247 में। आज मैं बात करने वाला हूं जो बिहार ज़मीन सर्वे का जो 20 अगस्त से शुरू हुआ था और वह किस प्रकार से बिहार ज़मीन सर्वे का ऑनलाइन करेंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आज मैं पूरी जानकारी आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि बिहार ज़मीन सर्वे में इसमें 2 या 3 फॉर्म इसमें ऑनलाइन किया जाता है। पहला जो फॉर्म है पत्र 2 और पत्र 3-1 और तीसरा फॉर्म है पत्र 3-1-1। ये सब 3-4 फॉर्म इसमें ऑनलाइन किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा ताकि सारी परेशानी दूर हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ जो कि हमारे साथ आज एक और जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है कानूनगो सर। वो भी पूरी वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से पूरा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, सारी प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो बिहार ज़मीन सर्वे का जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उन लोगों के पास वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प मिल सके। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कानूनगो सर के द्वारा जो दिया गया, जो उसमें बताया गए हैं क्या क्या प्रोसेस लगने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनका डेट हो चुका है तो वह किस प्रकार से वो परेशानी दूर होगा, सारी परेशानी बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेज का फॉर्म है और उसमें 2 तरह का फॉर्म रहता है। एक कहलाता है फॉर्म 2 जिसको हम लोग पत्र 2 बोलते हैं, फॉर्म 2 प्रपत्र 2 बोलते हैं, और एक है फॉर्म 3-1 जिसको प्रपत्र 3-1 बोलते हैं। ये 2 तरह का फॉर्म आप लोगों को लेना है। उसमें प्रपत्र 2 फॉर्म जो है उसमें सबसे पहला कॉलम ऊपर में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें लिखा होगा राजेश ग्राम का नाम। ये देखिए, ये फॉर्म है जो फॉर्म 2 कहलाता है। इस तरह का फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, ये फॉर्म 2 कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर में नाम लिखा रहता है राजेश ग्राम का नाम। राजेश ग्राम का मतलब कि जिस राजेश ग्राम में, जिस गाँव में आपकी जमीन है उस गाँव का नाम लिखना है। जैसे आपका भौर एक राजेश ग्राम है तो भौर राजेश ग्राम अगर है तो यहाँ पे आपको भौर लिखना है। वाजिदपुर गुरहल अगर राजेश ग्राम है तो वाजिदपुर गुरहल लिखना है। इसी तरह जो भी आपका राजेश ग्राम है वो राजेश ग्राम का नाम यहाँ पे लिखाएगा पहला कॉलम में। ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे राजेश ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद है थाना नंबर। हर एक राजेश ग्राम का एक थाना नंबर होता है जो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे। उस राजेश ग्राम का थाना नंबर लिखना है। तीसरा ऑप्शन है हल्का नंबर। हल्का नंबर आप लोगों को छोड़ देना है। ये पहले यूज होता था जब जामबंदी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता था। इस बार हल्का नंबर का कोई मतलब नहीं है तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। चौथा कॉलम है पुलिस थाना। आपका थाना कहाँ है, जो पुलिस थाना होता है वो थाना कहाँ है, वो बोखरा है आप लोगों का, बोखरा लिख दीजिएगा। अंचल बोखरा है तो वहाँ पे भी बोखरा लिख दीजिएगा, और जिला आपका सीतामढ़ी है तो वहाँ पे सीतामढ़ी लिख दीजिएगा। उसके नीचे कॉलम बना हुआ है, टोटल 11 कॉलम है, और उस कॉलम में पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं हम उस आदमी को जो किसान उस जमीन को जोत रहा हो, जो जमीन वो जोतता है उस आदमी को हम लोग सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत का नाम का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में, जो हाल में उस जमीन को जोत रहा है, आबाद कर रहा है, उस आदमी का नाम वहां पे लिखाएगा। इसमें 2 केस बनता है। पहला ये केस कि किसी एक आदमी की वो जमीन होगी, किसी एक आदमी की जमीन होगी तो वहां पे एक आदमी का नाम लिखाएगा। लेकिन अगर वही जमीन खतियानी जमीन है आप लोगों की, या आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है और उसका अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है, तो सारे भाई के द्वारा मिलकर उसको जोतकोड़ किया जा रहा है, तो जितने भाई के द्वारा जोतकोड़ किया जाएगा वो सारे भाई का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। अगर एक आदमी जोत रहा है तो एक आदमी का नाम, और अगर 2-4 भाई मिलकर उसको जोतकोड़ रहे हैं तो 2-4 भाई सबका नाम दर्ज होगा, और उसके नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। पहला कॉलम यह है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम और उनके पिता का नाम। तो एक आदमी अगर उसको जोत आबाद कर रहा है तो एक आदमी का नाम लिखिए। अगर अलग से हिस्सेदारी आपको मिली हुई है तो एक आदमी का नाम लिखिए। और अगर 4 भाई, 3 भाई, 5 भाई जो भी हैं वो सारे मिलकर उसको जोत आबाद कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा, और सबसे नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थायी पता। अस्थायी पता का मतलब होता है कि जहां आप घर बनाकर रह रहे हो, जहाँ पे आप हमेशा के लिए रहते हो। ऐसा भी केस बनता है कि आपकी जमीन हो सकता है 2 से 3 गांव में हो, एक गांव में भी है, दूसरे गांव में भी है, तीसरे गांव में भी है, लेकिन आपका जो अस्थायी पता होगा, जो घर होगा, वो हमेशा एक जगह पर होगा। तो अस्थायी पता आप सेम लिखिएगा। लेकिन अगर आपकी जमीन 2 गांव में है तो आपको इस तरह का 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे वाजिदपुर गुरहल है तो गुरहल के लिए अलग फॉर्म भरिएगा, भौर है तो भौर के लिए अलग फॉर्म भरिएगा। तीसरा कॉलम है खाता नंबर। खाता नंबर, हर एक जमीन का एक खाता नंबर होता है जो आपके पेपर पे लिखा रहेगा, वहां से देख के यहाँ पे खाता नंबर लिखिएगा। चौथा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब खेत का नंबर, ये भी आपके पेपर पे दिया हुआ रहेगा और उसको भी देख के आप लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। पांचवा कॉलम है रकबा। रकबा आपको एकड़ और डिसमिल में डालना है। रकबा का मतलब होता है एरिया, कितना जमीन है आपके पास कुल, वो चीज यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे लोग के पेपर पे कट्ठा में जमीन लिखा होगा, ठीक है, या फिर आप लोग जो आपसी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो कट्ठा में लिखते हैं।
तो वो कट्ठा आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है। तो कट्ठा में आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें नहीं लिखना है। इसमें जो भी लिखिएगा आप लोग वो डिसमिल में लिखिएगा, ठीक है। वो आपके पेपर पे लिखा ही रहता है, बहुत सारे पेपर पे कट्ठा और डिसमिल दो लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पे डिसमिल में लिखना है या एकड़ में लिखना है। अगर जमीन आपकी एकड़ में पूर्ति है तो एकड़ में लिखिए, और अगर डिसमिल में पूर्ति है तो डिसमिल में लिखिए। उसका अगला कॉलम है चौहद्दी। चौहद्दी में एक चीज ध्यान ये रखना है कि चौहद्दी जो होती है वो आपके पेपर पे कुछ और होगी और वर्तमान चौहद्दीदार आपके कोई और होंगे। जैसे आप आज से 10 साल पहले केवाला लेते हैं और 10 साल पहले वाले केवाला पे जो चौहद्दीदार का नाम है वो चौहद्दीदार हो सकता है वर्तमान में बदल गया होगा। जो आपके बगल में जिनकी जमीन थी वो भी उस जमीन को खरीद बिक्री कर लिए किसी और के हाथ, तो वो चौहद्दीदार आपके बदल गए होंगे। तो जो पेपर पे चौहद्दीदार हैं उनके नाम से उनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं होगा, बल्कि आपके जो वर्तमान चौहद्दीदार हैं, अभी आप अपने खेत पे चले जाइए और खेत के चारों तरफ देख लीजिए, उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम, ये चारों तरफ आप देख लीजिए कि किसकी जमीन है। तो जो वर्तमान में उसको जोत आबाद कर रहा है, जिसके दखल कब्जे में वो वर्तमान में है, उस आदमी का नाम, उस किसान का नाम यहाँ पे चौहद्दी में दर्ज करना है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से चौहद्दी यहाँ पे दर्ज होगी। 7वां कॉलम है किस्म जमीन। इन जमीन का मतलब हो गया ये जमीन का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। जिस तरह से भी आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं वो किस्म जमीन हो जाएगी। जैसे अगर किसी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं तो घरारी की जमीन कहलाती है। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। अगर घर वाली जमीन है तो किस्म जमीन में घरारी लिखाएगा। खेती करते हैं किसी जमीन में, कोई फसल उगाते हैं तो वो कृषि वाली जमीन कहलाती है, जिसको कृषित बोलते हैं। तो अगर किसी जमीन पे आप लोग खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिए कृषित जमीन, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन में तालाब वगैरह खुदवाए होंगे मछली पालन करने के लिए, ठीक है। तो अगर पोखर वगैरह बनाए हुए, तालाब बनाए हुए हैं तो वहाँ पे तालाब या पोखर लिख दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन पे आम बगान, लीची का बगान, इस तरह का गाछी वगैरह लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई गाछी है तो वहाँ पे गाछी या बागीचा लिख सकते हैं। तो ये उपयोग किस तरह से आप जमीन कर रहे हैं वो उपयोग के हिसाब से यहाँ पे किस्म जमीन दर्ज करना है। तो जैसा आपके पास जमीन है, जिस जमीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वैसा आप किस्म जमीन में दर्ज करेंगे। 8वां कॉलम है लगान। लगान का मतलब हुआ कि जो आप सरकार को टैक्स पे करते हैं अपनी जमीन का, जो लगान देते हैं सरकार को, वो लगान कितना आपका लगता है सालाना, वो लगान यहाँ पे दर्ज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पे अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा या उनके नाम से रसीद नहीं कटता होगा, तो वैसे लोग इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ये कॉलम कंपलसरी नहीं है। कॉलम नंबर 8 और 9 जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पे भर दीजिए, उपलब्ध नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। आपका ये मानना है कि वंशावली में अगर नाम दिखा देंगे तो फिर हिस्सेदारी हो जाएगी बहन और बेटी की, जो कि वर्तमान में उसको हिस्सा नहीं मिला हुआ है, लेकिन खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाएगा वंशावली में दिखाने से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वंशावली आप बनाएंगे तो उसमें हर हाल में नाम दर्ज कराइए, और अगर उनको हिस्सा आप नहीं दिए हैं या वो हिस्सा नहीं लिए हैं तो फिर आप उनसे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी लेने से फायदा ये होगा कि भविष्य में कभी भी वो उस जमीन पे दावा नहीं कर सकेंगे। अभी वर्तमान में मान लेते हैं कि आप अपने नाम से वो सर्वे करवा लीजिए, नया खतियान अपने नाम से बनवा लीजिए। ये सर्वे के प्रक्रम में कभी भी अगर आपकी बहन या बहन की संतान या बुआ की संतान या बेटी की संतान अगर ये दावा कर देती है कि ये जमीन पूर्वजों की जमीन है, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, और वो दावा सही पाया जाता है प्रमाण के हिसाब से, तो फिर आपको उनको ऐसे भी जमीन देना पड़ेगा। अगर इस सर्वे का नया खतियान बन जाता है, खतियान बनने के उपरांत अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ जो भी है आपके खानदान में, ये कोर्ट चली जाती है, ये मेरा हिस्सा, इसमें से ये लोग मिलके फर्जी काम करके गायब कर दिए हैं और सारी जमीन अपने नाम पे चढ़वा लिए हैं, तो आपके ऊपर सत्यापन के बाद आपके ऊपर 420 का केस भी हो सकता है। आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप जो वंशावली प्रस्तुत किए हैं उसमें अपने वंशज का नाम छिपा लिए हैं। आपके जो वंशज हैं, बहन है, बेटी है, बुआ है, जो भी हैं, उनका नाम आप छिपा लिए हैं। तो नाम छिपाने से सरकारी काम करवाकर आप बच नहीं सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पकड़ाइएगा, और जब पकड़ाइएगा सरकारी कार्य में तो फिर आपके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस होगा। ये फर्जी काम आपने करवाया है, जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके आंख में धूल झोंक के आपने काम करवाया है, तो वो आपके ऊपर पड़ेगा। आप प्रस्तुत किए जो वंशावली वो गलत प्रस्तुत किए। तो इसलिए सारे लोगों से हम यही अपील करेंगे कि जब भी आप लोग वंशावली बनाइए, पूर्वजों की जमीन है आपके पास और वंशावली बनाते हैं, तो वंशावली में अपनी बहन, बेटी, बुआ जो भी है आपके खानदान में, सब लोगों का नाम दर्ज कीजिए और उन लोगों से एक एनओसी ले लिए। एनओसी कहते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनता है, उसमें ये चीज लिखा रहेगा कि जो भी पिता की संपत्ति या बाबा की संपत्ति जो भी है, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, अपना हिस्सा भाइयों को देना चाहते हैं, भविष्य में भी हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह के एक एफिडेविट बनता है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनेगा, और वो एफिडेविट अगर आप उस पेपर के साथ लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी है उस खानदान में, उनका नाम वहां से हट जाएगा, उस खतियान में उनका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग वंशावली में नाम दर्शाइए, और वंशावली में नाम दर्शाने के उपरांत अगर उनको हिस्सा नहीं मिला है या नहीं ली है तो उनसे एक एनओसी बनवा लीजिए जाकर, और एनओसी यहाँ पर सर्वे ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। उस एनओसी के आधार पर आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी है उनका नाम वहां से खतियान से हट जाएगा, वो सिर्फ आप लोगों के नाम पर, जो भाई लोग हैं या जो भतीजे लोग हैं, इन लोगों के नाम पर दर्ज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वंशावली के केस में ये चीज एकदम याद रखिएगा। ये वंशावली जो अब बनती है, वो पहले क्या होता था कि सरपंच साहब अपने लेटर पैड पर वंशावली बना के दे देते थे, उसकी 100% वैल्यू होती थी। आम प्रचलन यही था कि गांव के जो सरपंच साहब होते थे वो वंशावली बनाते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये देखा गया कि बंटवारा का जो मामला आता है, केस हो, मुकदमा हो, या पंचायत स्तर पे जो पंचायती होती है कचहरी में, तो इसमें जो भी बंटवारा का मामला आ रहा है, इसमें इस तरह का मामला ज्यादा आने लगा कि वंशावली से आप किसी न किसी का नाम गायब कर दियो।
वंशावली में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 4 भाई हैं, 3 भाई गांव में रहते हैं, एक भाई बाहर रह रहा है और वो 10 साल 15 साल 20 साल से बाहर रह रहा है, तो आप क्या करेंगे, फर्जीवाड़ा में उस भाई का नाम वहां से गायब कर देंगे, वंशावली में सिर्फ 3 भाई का नाम दिखाएंगे। तो इस तरह का मामला बहुत ज्यादा होने लगा जब, तो सरकार की तरफ से ये चीज आया कि अगर कोई एक अधिकारी या एक जनप्रतिनिधि किसी प्रमाण को बनाता है आपको, तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है। किसी एक आदमी को आप अपने ट्रस्ट में लेकर गलत काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसी काम की प्रमाणिकता को जांच करने के लिए एक से ज्यादा लोगों को दे दिया जाए, 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी को दे दिया जाए, तो हर एक आदमी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, हर एक आदमी को अपने ट्रस्ट में नहीं ले सकते हैं, तो आपका जो गलत करने का मंशा है वो कभी सफल नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से ये प्रोविजन लाया गया कि वंशावली जो आप बनेगी, उस वंशावली में प्रमाणित करने के लिए हम 3 से 4 लोगों को जोड़ दें। जो सरपंच साहब निर्गत करते थे, उससे पहले उसको प्रमाणित करने के लिए 3 से 4 लोगों को और जोड़ दें, ताकि इसका सत्यापन अच्छे से हो सके और जो गलत हो रहा है समाज में, इस गलत को रोक सके। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली बनता है उसमें 3 पेज का एक फॉर्म आता है, और उस वंशावली में आपके ही गांव के लोगों का, कई जनप्रतिनिधि का साइन होता है, जिसमें आपके वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य का साइन होगा उस वंशावली पे, आपके जो पंचायत के मुखिया होंगे वो मुखिया जी का साइन होगा, गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका साइन होता है, आंगनवाड़ी सेविका जो होगी उनका साइन होगा, आपके पंचायत के जो पंचायत सचिव हो उनका साइन होगा, और आपके पंचायत के जो सरपंच होंगे उनका साइन होगा। यानी टोटल 6 लोगों का साइन उस पर होगा। 6 लोग जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपका वंशावली नहीं निर्गत होगा। तो ये चीज इसीलिए लाई गई कि अगर 6 लोगों का साइन होगा तो 6 लोगों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, गलत काम नहीं करवा सकते हैं, काम आपका एकदम सही होगा। और 6 लोग में कोई एक लोग भी ऐसे होंगे जो आपका पूरा प्रमाणित करेंगे, पूरा जांच करेंगे, और जांच करने के उपरांत ही उस पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके जनप्रतिनिधि हो या फिर जो कर्मी है, अगर इनके द्वारा बिना जांच किए वो साइन कर दिया जाता है और उस पर कभी कोर्ट में क्लेम आता है, कभी भी क्लेम आता है, आपकी बहन बेटी बुआ का नाम अगर मान लिया वंशावली में आप छोड़ देते हैं और सारे लोग उसको पारित भी कर देते हैं, सारे लोग उसको प्रमाणित भी कर देते हैं, और बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो फिर आपके साथ साथ आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, आपके साथ साथ आपके जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने उसको प्रमाणित किया है, वो भी फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारे जनप्रतिनिधि से भी मेरी अपील रहेगी कि जब भी वंशावली बनाने की बात आए तो आप अपने स्तर से, अपने समाज से उसकी जांच करवा लें, और जांच करने के बाद ही उस पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करें या वंशावली को निर्गत करें। किसी भी एक पक्ष का नाम भी उस पर नहीं छूटना चाहिए। मान लेते हैं कि खतियान में किसी का नाम है और उनके जितने भी वंशज हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए, और दर्ज होने के उपरांत ही उसको निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा वंशावली वाले केस में। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान लगाइए, खतियान के साथ साथ वंशावली लगाइए, और फिर अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, खतियानी रैयत के अगर वंशज हैं आप और बंटवारा आप लोग करना चाहते हैं तो बंटवारा शेड्यूल लगेगा, साथ में रखना चाहते हैं, सम्मिलित रखना चाहते हैं, तो फिर आप खतियान और वंशावली ये दोनों प्रस्तुत करके अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका की जमीन होती है केवाला की जमीन। तो केवाला वाला जमीन जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक या तो आप पर्सनल केवाला किए होंगे, करवाए होंगे, जो आपके नाम पर केवाला हो, और एक केवाला ऐसा होगा जो आपके पूर्वजों के नाम पर होगा और जिनका मृत्यु हो गई होगी, यानी कि उनका इंतकाल हो गया होगा। तो अगर वैसा केवाला जिसमें केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो और वर्तमान में उसके वंशज उसका जोताबाद कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी और अपना वंशावली का फोटोकॉपी, वंशावली वहां पर जिस केवालाधारी के नाम पर जमीन है वहां से शुरू होगा, और खतियानी रैयत के लिए, खतियानी केस के लिए, खतियानी जमीन के लिए, खतियान में जिनका नाम है वहां से वंशावली शुरू करना है। मान लिया आपके बाबा का नाम खतियान में है तो बाबा का नाम दर्ज होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे आपके जो पिता होंगे और चचा होंगे उनका नाम दर्ज होगा, और अगर पिता और चचा की भी मृत्यु हो गई होगी तो फिर आप लोग सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा। दूसरा के ऐसा भी हो सकता है, गांव समाज में ऐसा होता है कि जमीन आपकी है, पेपर आपका है, लेकिन दखल कब्जा कोई जबरदस्ती किए हुआ है, कोई दूसरा दखल कब्जा उस पर कर लिया है। तो जमीन आपकी है, प्रमाण आपका है, तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म आप भरिएगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वहां पे लिख दिएगा बकब्जे फलाना, यानी कि कब्जा जिसका रहेगा उसका नाम वहां पे दर्ज हो जाएगा बकब्जे में। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, जब मेरे पास फॉर्म आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जमीन आपकी है, जमीन का साक्ष्य आपके पास है, लेकिन आपकी जमीन पे कब्जा किसी और का है। तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उसको दर्ज कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो यही फॉर्म 2 है जो आप लोगों को भरना है, और ये भर के अपना दस्तावेज लगाकर, आधार कार्ड लगाकर, शिविर कार्यालय जो हमारा अंचल ऑफिस में है, फॉर्म एक ही होता है, फॉर्म अलग अलग नहीं होगा, फॉर्म हमेशा एक होगा, और जितने गांव में आपकी जमीन है, चाहे दूसरे पंचायत में हो या दूसरे गांव में है, हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा फॉर्म देखिए, इसको बोलते हैं प्रपत्र 3.1। ये है फॉर्म 3.1, इसको भी आपको भरना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर में जो है वो लिखा हुआ है अंचल का नाम और जिला का नाम। अंचल आपका बोखरा, जिला आपका सीतामढ़ी, तो अंचल में बोखरा लिख दिए, जिला में आप सीतामढ़ी लिख दिए। उसके बाद नीचे में यह है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग, इसमें 3 कॉलम बना हुआ है नीचे में। 3 कॉलम का मतलब है कि अगर आप लोग एक साथ जमीन जोत रहे हैं, 3 भाई मिलकर जमीन जोत रहे हैं या 2 भाई मिलकर जमीन जोत रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों का नाम लिखाएगा। अगर 2 है तो दोनों का नाम लिखाएगा। अगर एक भाई उसको जमीन को जोत रहे हैं, आपको अकेले हिस्सा मिला हुआ है, तो वहां पे एक का नाम दर्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे पहले ऊपर में 3 कॉलम है, तो जितना भी कॉलम है उतने आप भर दीजिए। अगर एक आदमी उसको जोत रहा है तो एक आदमी का नाम, 2 आदमी जोत रहे हैं तो 2 आदमी का नाम, 3 आदमी उसको मिलकर जोत रहे हैं तो 3 आदमी का नाम वहां पर दर्ज हो जाएगा। उसके नीचे आपका राजस्व ग्राम का नाम है, पुलिस थाना का नाम है, अंचल का नाम है, जिला का नाम है, और आपकी जाति है।
जाति लिखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि खतियान में आपकी जाति लिखी हुई होती है और उसी जाति के अनुसार जो आप अंचल में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, इसी खतियान के बेस पे बनता है। जो खतियान में जो जाति आपकी दर्ज रहेगी, आपके वंशज होने के नाते, आप उनके वंशज हैं तो आपकी भी सेम जाति होगी और उसी अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो जाति आप लोग कंपलसरी और सही सही दर्ज कीजिएगा अपना, जिस जाति से आप लोग ताल्लुक रखते हैं वो जाति यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उसके बाद नीचे है पिता का नाम, राजस्व ग्राम का नाम, अंचल, जामबंदी क्रमांक, खाता, खेसा, रकबा, चौथी, ये सारे डिटेल आप जैसे पूर्व में बताया गया है वैसे यहाँ पर भी खाता, खेसा, रकबा, चौथी भर दीजिएगा। नीचे आपका साइन है, वहाँ पर साइन कर दीजिए। इस सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अभी आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं। जो काम आप लोग अंचल में दौड़ भाग करके करवाते थे, जामबंदी अलग करवाते थे और अलग अलग अपना जो आबाद करते थे, वही काम और उससे बड़ा काम अंचल में जो होता है, जामबंदी जो कायम होती है, वहाँ पे सिर्फ रकबा का बंटवारा होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है और उसका 4 औलाद है, तो चारों औलाद के नाम से 2.5 डिसमिल का जामबंदी कायम होता है, लेकिन नक्शा नहीं बनता है। सिर्फ आपका रकबा बंटवारा हो जाएगा लेकिन नक्शा नहीं कटेगा, और नक्शा जब तक नहीं कटेगा तब तक झगड़े का वो घर रहेगा। तो इसीलिए सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं और बंटवारा के अनुसार जो शेड्यूल आप हमको दीजिएगा उसके अनुसार हम आपका नक्शा भी काट देंगे, नक्शा भी अलग अलग बना देंगे और आपका हिस्सेदारी जो आपका रकबा है वो भी अलग अलग आपके नाम पे दर्ज कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। उसके बाद ये प्लास्टिक के फाइल में आप रखकर मेरा जो सर्वे ऑफिस है जो आपके अंचल में है वहां पर लाके आपको इसको जमा करना है, और ये जमा करने का समय सीमा विभाग की तरफ से पहले से फिक्स किया गया है। विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कहें तो इसको पहले समय सीमा फिक्स कर दिया गया है, जो समय सीमा आज के डेट से, ठीक है, आज के डेट से शुरू है। आज 20 अगस्त है, 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ये फॉर्म जमा होगा आपका हमारे सर्वे ऑफिस में। ठीक है, तो ये डेट एकदम आप लोग याद रखिए कि 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक हर हाल में हर एक रैयत को आपको अपना अपना फॉर्म और फॉर्म के साथ जो भी दस्तावेज है वो जमा। जैसा कि आप लोग वीडियो में सारी विशेष रूप से आप लोग वीडियो देख पाएँ और कानून को सर बताएं, वो आप लोग अच्छे से समझ सकें, वो स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को समझाएं, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।